बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है डिस्कशन का वो टेंडर ऑफ पार्टनर के हवाले से सेक्शन है 337 एंड 338, 337 CRPC और 338 CRPC। ये दो सेक्शंस में हैं जो हमारे पार्डन के टॉपिक को डिस्कस करते हैं। अब इससे पहले कि हम सेक्शन 337 और 338 शुरू करें, कुछ चीज़ें जो हैं वो आप कानूनी शहादत ऑर्डर में भी पढ़ चुके होंगे एविडेंस लॉ के हवाले से। तो एविडेंस लॉ के हवाले से एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अकम्प्लिस एंड अप्रूवर। अब इस डिफरेंस को वाज़ेह करना इसलिए ज़रूरी है कि आज का जो हमारा टॉपिक है वो डायरेक्टली इससे रिलेटेड है। तो एक बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वो थोड़ा सा शॉर्ट ब्रीफ में हम पहले डिस्कस करेंगे। अकम्प्लिस क्या है और अप्रूवर क्या है, उसके बाद आगे अपने टॉपिक पे आएंगे। अकम्प्लिस के लिटरल मीनिंग है को एक्यूज्ड। जो शरीक जुर्म होता है किसी कमीशन ऑफ क्राइम में, किसी जुर्म के इर्तिकाब में, किसी वारदात में किसी भी तरीके से इन्वॉल्व होता है उस इलीगल एक्ट के अंदर, उस शरीक जुर्म को हम अकम्प्लिस कहते हैं। इन अदर वर्ड्स, अकम्प्लिस इज को एक्यूज्ड। हमराही मुल्जिम को हम अकम्प्लिस कहते हैं, को एक्यूज्ड। अप्रूवर उस वक्त वो बनता है जब स्टेट उसके साथ प्रॉमिस कर लेती है कि अगर स्टेट को किसी केस के अंदर कोई अप्रोप्रिएट क्लू नहीं मिल रहा, बिल्कुल ब्लाइंड वारदात है और स्टेट मजबूर है कि उसको कोई ना कोई क्लू चाहिए उस वारदात के एक्सपोजर के लिए, उसको इफ्शा करने के लिए, स्टेट टाइमली जो है किसी भी मुजरिम को जो है वो प्रॉमिस ऑफ पार्डन के साथ कि जनाब तुम हमें इस केस की डिटेल्स और फैक्ट्स के बारे में बताओ तो तुम्हें हम सजा से एक्सोनरेट करेंगे। एक्सोनरेट करो तो क्या, मोस्टस मैटर, या तुम्हें रिलेटिवली कम सजा दी जाएगी अगर तुम स्टेट को असिस्ट करो इन इन्वेस्टिगेशन द केस, इन प्रोबिंग द केस, इन टेलिंग आउट द various facts of the case। तो जब स्टेट किसी भी हमराही मुल्जिम से माफ़ी का वादा कर लेती है, उस मुल्जिम और स्टेट के दरमियान बॉन्ड हो जाता है लीगली और मॉरली, तो उसको हम अप्रूवर कहते हैं। यानी अप्रूवर होता है वादा माफ गवाह या सुल्तानी गवाह। क्योंकि अब स्टेट को उसके एतबार में ले लिया और स्टेट ने उसके एतबार में ले लिया, तो एक म्यूचुअल रिलेशनशिप जो है उनके दरमियान इस्टेब्लिश हो जाता है। तो उसको हम सुल्तानी गवाह या वादा माफ गवाह कहते हैं, अप्रूवर को, अकम्प्लिस को नहीं। अकम्प्लिस मीन्स ओनली को एक्यूज्ड। अकम्प्लिस सिर्फ शरीक जुर्म के मीनिंग्स में आता है। तो अप्रूवर उस वक्त बनता है कि जब when he becomes the witness of the state or he exposes the facts of the case, तो फिर स्टेट की जिम्मेदारी बनती है कि उसको सजा में जो है वो रिलैक्सेशन दी जाए। तो ये एक डिफरेंस ब्रीफ सा था अकम्प्लिस और अप्रूवर के दरमियान। तो टेंडर ऑफ पार्डन के हवाले से हमारे सेक्शन है 337 और 338 CRPC। हम इसको पहले पढ़ लेते हैं, फिर इसमें चीज़ें जो है वो कमेंट्री में हम उसको डिस्कस करेंगे। सेक्शन 337 है टेंडर ऑफ पार्टन टू अकम्प्लिस। जब टेंडर ऑफ पार्डन ग्रांट कर दी जाएगी अकम्प्लिस को, वादा कर दिया जाएगा, पार्डन वैलिडेट कर दी जाएगी टुवर्ड्स द
अकम्प्लिश, तो फिर वो अकम्प्लिश नहीं रहेगा, वो अप्रूवर है। तो 337 का टाइटल है टेंडर ऑफ पार्डन टू अकम्प्लिश, यानी वादा माफ गवाह या सुल्तानी गवाह को किस बुनियाद पे जो है हम सुल्तानी गवाह जब वादा माफ बनाते हैं, व्हाट सर्कमस्टेंसेस और क्या उसको रिलैक्स किया जाता है, तभी हम करते हैं। In the case of any offense triable exclusively by the High Court or Court of Session, or any offense punishable with the imprisonment which may extend to 10 years, or any offense punishable under Section 211 of PPC with imprisonment which may extend to 7 years, or any offense under any of the following sections of PPC, for example 216A है, 369 है, 401 है, 435 है, 477A है। अब इन सारे सर्कमस्टेंसेस में जो है ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द प्रोसिक्यूशन इन द डिस्ट्रिक्ट may at any stage of the investigation or inquiry into or the trial of the offense with the view to obtaining the evidence of any person supposed to have been directly or indirectly concerned in or privy to the offense, tendered a pardon to such person on condition of his making a full and true disclosure of the whole of the circumstances within his knowledge relative to the offense and to every other person concerned, whether as principal or abetted in the commission thereof. इस अभी तक जो सब सेक्शन 1 हमने पढ़ा है 337 केस के अंदर जो है डिस्ट्रिक्ट प्रोसिक्यूटर जिसको इख्तियार दे रहे हैं कि वो तफ्तीश के किसी भी जगह पे, इंक्वायरी के किसी भी स्टेज पे, ट्रायल के किसी भी मरहले पे जो है वो हमराही मुलजिम को पार्डन ग्रांट कर सकता है। और पार्डन ग्रांट किन सर्कमस्टेंसेस में की जाएगी? जब वो वादा माफ गवाह या सुल्तानी गवाह बनेगा, अप्रूवर बनेगा। और अप्रूवर कब बनेगा? अप्रूवर उस वक्त बनेगा जब वो ये वादा करेगा कि इस केस के मुतालिक मेरे पास इत्तलात हैं, मुझे इंफॉर्मेशन है, I will give the whole account of the case. I will give all the names of the persons who are directly or indirectly involved in this particular episode, who are privy to this offense. किसी ना किसी तरह से भी मख्फी है या अयां है या किसी भी तरीके से जिसका उस ऑफेंस से कोई लेना देना बनता है, उनके नाम वो जो है एक्सपोज करेगा, इसके फैक्ट्स और सर्कमस्टेंसेस बताएगा। तो डिस्ट्रिक्ट पब्लिक प्रोसिक्यूटर के पास जो ये इख्तियार है कि वो किसी भी मुलजिम को वादा माफ गवाह होने की हैसियत से, सुल्तानी गवाह होने की हैसियत से उसके साथ जो है वो पार्डन का अंडरटेकिंग कर सकता है ऑफिसर इंचार्ज ऑफ द प्रोसिक्यूशन इन द डिस्ट्रिक्ट। तो इस तरह पहले आप इन चीज़ों को बुनियादी तौर पर आप इन चीज़ों को समझते हैं। आप CRPC 1 के अंदर ये चीज़ें पढ़ चुके हैं कि जुर्म चूँकि स्टेट के खिलाफ कमिट होता है, स्टेट पार्टी होती है क्राइम के अंदर, तो इसीलिए हम क्रिमिनल लॉ को पब्लिक लॉ कहते हैं और इसीलिए सरकारी वकील को हम पब्लिक लॉ। तो प्रोसिक्यूशन एक डिपार्टमेंट है हमारा सेक्रेटरीट के अंदर, जिस तरह बाकी हमारे सूबे के डिपार्टमेंट्स हैं, एजुकेशन है, हेल्थ है, इंडस्ट्री है, होम डिपार्टमेंट है, फॉरेस्ट्री है, ऐसे जितने भी हमारे पंजाब हुकूमत के डिपार्टमेंट्स हैं, तो उसके अंदर एक डिपार्टमेंट प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट।
प्रोसिक्यूशन जो डिपार्टमेंट है, इट रिप्रेजेंट्स द स्टेट। तो क्राइम के अंदर जो है, अदालतों के अंदर जो है पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं स्टेट को। और हेड ऑफ का जो प्रोसिक्यूशन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट होता है वो डिस्ट्रिक्ट पब्लिक प्रोसिक्यूटर होता है। उसके नीचे डिप्टी पब्लिक प्रोसिक्यूटर होते हैं और उसके नीचे असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर होते हैं। तो जो असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर है उसके लिए 2 साल प्रैक्टिस जरूरी है वकालत। आप 2 साल प्रैक्टिस करके उसके बाद असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो है 17 ईयर में आप अपॉइंट हो सकते हैं। जो डिप्टी डिस्ट्रिक्ट पब्लिक प्रोसिक्यूटर होता है उसके लिए 7 ईयर्स प्रैक्टिस चाहिए और आप डायरेक्टरेटिंग स्केल में एज ए डिप्टी प्रोसिक्यूटर जो है वो प्रोसिक्यूशन आते हैं। और यही असिस्टेंट डिप्टी प्रोसिक्यूटर और डिप्टी प्रोसिक्यूटर प्रमोट हो गए ये डिस्ट्रिक्ट प्रोसिक्यूटर रहता है। तो ये बैकग्राउंड मैंने इसलिए आपको समझाया है कि यहाँ जिक्र है ऑफिसर इंचार्ज ऑफ द प्रोसिक्यूशन द डिस्ट्रिक्ट। तो मैंने कहा आपको पूरे महकमे की तरतीब में समझा दूँ आपको। तो जो हमारा लीगल इंस्पेक्टर है वो पुलिस डिपार्टमेंट का हिस्सा है। ये इन स्केल 16। उसके लिए एलएलबी की रिक्वायरमेंट है और कोई प्रैक्टिस की जरूरत नहीं। एलएलबी के बाद आप डायरेक्ट लीगल इंस्पेक्टर का एग्जाम दे सकते हैं। दैट इज द पार्ट ऑफ द पुलिस डिपार्टमेंट। लेकिन ये जो हमारे प्रोसिक्यूटर्स हैं दीज आर द पार्ट ऑफ द प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट। तो इस सब सेक्शन के अंदर जो है सेक्शन 337 सब सेक्शन 1 के अंदर जो है जो डिस्ट्रिक्ट पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो है चार्ज ऑफ द प्रोसिक्यूशन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट उसको इख्तियार दिया गया है कि वो तफ्तीश के किसी मरहले पे, इंक्वायरी के किसी मरहले पे और ट्रायल के किसी मरहले पर अगर वो ये मुनासिब समझता है कि इस मुलजिम को वादा माफ गवाह बनाना ज़रूरी है या इससे स्टेट को फ़ायदा होगा या केस के ट्रायल में फ़ायदा होगा या केस के मुलजिमों के आता पता जांचने पड़ताल करने में फ़ायदा होगा, तो वो हमराही मुलजिम को जो है वो पार्डन ग्रांट कर सकता है डिस्ट्रिक्ट प्रोसिक्यूटर। Provided that no person shall be tendered pardon who is involved in an offence relating to hurt or qatl without permission of the victim, or as the case may be of the heirs of him. तो जहाँ तक कत्ल का मुकदमा है या किसी जख्म का मुतलका है जिसको आप हर्ट कहते हैं, कोई चोट है, कोई इंजरी है, हर्ट जिसको आप बोलते हैं, तो कत्ल और हर्ट का जो है मामला इसमें एक्सेप्ट है। इसमें हम विक्टिम अगर वो जिंदा है, मिसाल के तौर पर एक बंदा उसको फायर लगा है और वो बच गया है, वो विक्टिम है। और अगर एक बंदा कत्ल हो गया है और अब वो तो बंदा ख़त्म हो गया, अब उसके गुस्सा जो है वो लीगल एयर्स वो उसको रिप्रेजेंट करेंगे। तो जो सब सेक्शन 1 हमने अभी तक पढ़ा है उसके अंदर वो कहते हैं कि जो कत्ल का मुकदमा है या हर्ट का मुकदमा है तो उसमें हम जो सुल्तानी गवाह है या वादा माफ गवाह है वो विक्टिम या विक्टिम के जो लीगल एयर्स हैं उसके कानूनी तौर पर गुस्सा है, उनकी कंसेंट के बगैर जो है स्टेट जो है वो सुल्तानी गवाह नहीं बनाएगी। क्योंकि हर्ट और कत्ल के मुकदमात जो हैं दे आर मोर ग्रेव एंड सीरियस, therefore the more accountability and the more seriousness on the part of the state. अब इस क्लास 1 जो हमने अभी तक पढ़ी, सब सेक्शन 1 हमने पढ़ा है, तो सब सेक्शन 1 की आगे क्लास 1A है। 1A के अंदर वो ये कहते हैं एवरी मैजिस्ट्रेट who tenders a pardon under subsection 1 shall record his reason for so doing and shall, on application made by the accused, furnish him with a copy of such record. अब जो इलाका मजिस्ट्रेट है उसके पास अगर कोई इस तरह का टेंडर ऑफ पार्डन से रिलेटेड कोई कार्रवाई हुई है तो वो उसके लिए अपने ऑर्डर में उसकी रीज़न लिखेगा कि वाई स्टेट इज ग्रांटिंग पार्डन अंडर दिस पर्टिकुलर सर्कमस्टेंसेस, और उस नोटिफिकेशन उस ऑर्डर की कापी जो है वो एक्यूज को एज पर रिक्वायरमेंट जो है ऑन डिमांड जो है वो प्रोवाइड की जाएगी। Provided that the accused shall pay for the same
unless the magistrate for some special reason thinks fit to furnish it free of cost. तो मुल्जिम जब उस ग्रांट ऑफ पार्डन की कॉपी लेगा तो उसके लिए वो सरकारी फी अदा करेगा, क्योंकि द कंसेशन और पार्डन इज बीइंग administered or rendered towards the accused, तो therefore accused का हक बनता है कि वो उसकी सरकारी फीस अदा करे। लेकिन अगर accused के ऐसे circumstances हैं कि मजिस्ट्रेट जो है एक्सप्रेसली उसको अलाउ कर देता है कि there is no need of fee and you can receive this particular order free of cost in accordance with the prescription of the magistrate, तो फिर जो है उसको वो सरकारी फीस से accused को जो है उस कॉपी की रिसीट के लिए जो है वो मुस्तस्ना करार दिया जाएगा। अब इसमें जो क्लास 2 है, ये क्लास 1A थी, सब सेक्शन 1 की क्लास 1A थी जो हमने डिस्कस की। अब नेक्स्ट जो है सब सेक्शन 2। सब सेक्शन 2 जो है सेक्शन का 337 पे है, हम अभी सेक्शन 337 कर रहे हैं। सेक्शन 337 CRPC subsection 2, every person accepting a tender under this section shall be examined as a witness in the subsequent trial if any. अगर कोई ट्रायल की प्रोसीडिंग्स चल रही हैं या रहती हैं या सब्सिक्वेंट ट्रायल होना है, तो जिस मुल्जिम को सुल्तानी गवाह बनाया जा रहा है या जो भी मुल्जिम टेंडर ऑफ पार्डन एक्सेप्ट कर रहा है या उसको टेंडर ऑफ पार्डन रेंडर किया जा रहा है, उसको सब्सिक्वेंट ट्रायल में एज ए विटनेस जो है रेस्ट ऑफ द प्रोसीजर के तहत उसको जो है वो एग्जामिन किया जाएगा। ट्रायल में उसको एज ए विटनेस एग्जामिन किया जाएगा। कोई उससे बात पूछनी है, कोई क्रॉस एग्जामिन करना है, तो ट्रायल में उस प्रोसीजर को जो है फॉलो किया जाएगा। सबसेक्शन 2 की जो आगे नेक्स्ट 2A है क्लास, सबसेक्शन 2 की एक्सटेंशन है क्लास 2A। In every case where a person has accepted a tender of pardon and has been examined under subsection 2, अभी जो हमने बात की है, the examination of that approver as a witness, the magistrate before whom the proceedings are pending shall, if he is satisfied that there are reasonable grounds for believing that the accused is guilty of an offense, commit him for trial to the court of session or high court as the case. तो पिछला जो सब सेक्शन 2 है उसके तहत अगर उस मुल्जिम को एग्जामिन किया गया है और he is practically and directly seriously involved in the case, and on the reasonable grounds the court thinks it suitable, the court thinks it fit that this particular accused is guilty of an offense, तो फिर मजिस्ट्रेट के पास ये भी इख्तियार होता है कि वो ट्रायल के लिए उसको कोर्ट ऑफ सेशन या हाई कोर्ट में भेज सकती है, जिस तरह की सूरत हाल हो। नेक्स्ट है सबसेक्शन 3, such person unless he is already on bail shall be detained in custody until the termination of the. अब इस तरह का जो अप्रूवल बनाया गया है, वादा माफ गवाह बनाया गया है, सुल्तानी गवाह बनाया गया है, तो अगर तो वो ऑलरेडी बेल पे है तो फिर उसकी बेल जो है उसको कंफर्म किया जा सकता है, उसको कीप ऑन गो ऑन किया जा सकता है कि वो उसकी बेल जारी रहेगी। इफ इज ऑलरेडी ऑन बेल, पहले ही उसकी बेल हो चुकी है, बॉन्ड ऑफ म्यूचुअल कोऑपरेशन से पहले ही उसकी जो बेल हो चुकी है, तो इफ इज ऑलरेडी ऑन बेल तो वो बेल पे रहेगा। अगर उसकी बेल नहीं हुई तो फिर एज ए caution, as a precautionary measure, as a care, उसको फिर जो है वो कस्टडी में रखा जाएगा till the termination of the whole trial.
अब नेक्स्ट इसमें सेक्शन 338 है पार्डन के हवाले से, पावर टू ग्रांट और टेंडर ऑफ पार्डन एट एनी टाइम बिफोर द जजमेंट इज पास, यानी जजमेंट के पास होने से पहले पहले, ये लिमिटेशन पीरियड है ग्रांटिंग ऑफ पार्डन का, बिफोर एट एनी टाइम बिफोर द जजमेंट इज पास, जजमेंट के पास होने से पहले पहले किसी भी स्टेज पे, किसी भी दराए पे, the High Court or the Court of Session trying the case with the view of obtaining on the trial the evidence of any person supposed to have been directly or indirectly concerned in or privy to any such offense, किसी भी बंदे को जो उस वारदात में इन्वॉल्व है या किसी न किसी भी इंडायरेक्टली हवाले से उसके पास कोई क्लू है, or order the officer in charge of the prosecution of the district to tender a pardon on the same condition. तो अब 338 के अंदर जो है अब इस पावर को शिफ्ट कर दिया गया टुवर्ड्स द सेशन कोर्ट और हाई कोर्ट। यानी सेक्शन 338 सीआरपीसी के अंदर सेशन जज और हाई कोर्ट दोनों प्लेटफॉर्म्स के पास जो है वो डायरेक्टली टेंडर ऑफ पार्डन की पावर मौजूद है, और उनके पास टेंडर ऑफ पार्डन की इनडायरेक्ट भी पावर मौजूद है। इनडायरेक्ट पावर इस तरह है कि वो जिस तरह हमने पिछले सेक्शन में डिस्कस किया है, वो डिस्ट्रिक्ट प्रोसिक्यूटर को डायरेक्शन भी दे सकते हैं कि जनाब इसकी पार्डन जो है वो ग्रांट कर दें, खुद भी पार्डन ग्रांट कर सकते हैं, और डिस्ट्रिक्ट प्रोसिक्यूटर जो प्रोसिक्यूशन का इंचार्ज है डिस्ट्रिक्ट के अंदर, उसके थ्रू भी जो है इनडायरेक्ट वे से अपनी पावर को एक्सरसाइज करवा सकते हैं। प्रोवाइडेड दैट नो पर्सन शैल बी टेंडर्ड पार्डन who is involved in an offense related to hurt or qatl without permission of the victim or as the case may be of the heir। उसी तरह जिस तरह हमने 337 के अंदर एक्सेप्शंस डिस्कस की थी, तो 338 के अंदर भी यही एक्सेप्शन है कि हर्ट और कत्ल के केस में जो है वो पार्डन वो विक्टिम या उसके लीगल एयर्स की कंसेंट से। तो अगर हम अब जो अभी हमने बेयर एक्ट लैंग्वेज पढ़ी है दोनों सेक्शंस की, 337 की और 338 की, तो उसके अंदर हमने आप कंक्लूजन ये निकाल सकते हैं कि पार्डन ग्रांट करने की पावर अब 3 प्लेटफॉर्म्स के पास है। तो वी स्टडी बोथ सेक्शंस कलेक्टिवली इन वन थिंग, 337 और 338 को अगर हम मिला के पढ़े तो हम इस नतीजे पे पहुंचे हैं कि पार्डन ग्रांट करने की पावर जो है वो हाई कोर्ट के पास भी है, वो सेशन जज के पास भी है, वो डिस्ट्रिक्ट प्रोसिक्यूटर के पास भी है। 337 सेक्शन के तहत डिस्ट्रिक्ट प्रोसिक्यूटर एक्सरसाइज पावर कर रहे हैं फॉर द ग्रांटिंग ऑफ पार्डन, और 338 के अंदर जो है वो हाई कोर्ट और सेशन जज होल्ड भी कर रहे हैं और डिस्ट्रिक्ट प्रोसिक्यूटर से भी इंडायरेक्ट करवा सकते हैं। दिस इज द कंपैरेटिव स्टडी ऑफ बोथ सेक्शंस। अब इसके अंदर जो है the in charge of the prosecution in the district is empowered to grant pardon at any stage of the investigation or inquiry into or the trial of the offense with the view to obtaining the evidence of any person, किसी भी बंदे की शहादत लेने के लिए जो उस केस से रिलेटेड है, ज़रूरी है, it is pertinent, supposed to have directly or indirectly, कि ये फर्ज किया जा रहा है कि वो बंदा जिससे हम गवाही ले रहे हैं, जिसको हम ग्रांट ऑफ पार्डन कर रहे हैं, वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो है वो कंसर्न्ड है उस केस में और प्रीवी टू द ऑफेंस या उस ऑफेंस की पोशीदा मख्फी हालात से बाखबर है, या डायरेक्टली और इनडायरेक्टली उसमें पार्टिसिपेट किया है या पैसिव फॉर्म में पार्टिसिपेट किया है, ऑन कंडीशन ऑफ इज मेकिंग ए फुल एंड ट्रू डिस्क्लोजर ऑफ द सर्कमस्टेंसेस, इस वादे के साथ कि वो उस केस की कैफियत, उसके सर्कमस्टेंसेस, उसके हालात, उसके हिडन पॉइंट्स, उसके क्लूज जो हैं, वो उसका एक होल अकाउंट जो है ऑनेस्टली और ट्रूली वो देगा। एज टू द कमीशन ऑफ द ऑफेंस, उस जुर्म के इर्तिकाब के बारे में, वेदर एज ए प्रिंसिपल और मैटर, चाहे उस जुर्म का वो खुद सरगना है या उसके साथ कोई और उसके इमदादी हैं, जो किसी भी जुराइम का सरगना होता है, लीडर होता है, उसका मेन मुलजिम होता है, उसको
प्रिंसिपल एक्यूज कहते हैं, और उसके साथ जो ऑक्सिलरी लोग उसके साथ अटैच होते हैं, उसको हेल्प आउट करते हैं, उसको असिस्ट करते हैं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, उनको हम अबेटर्स के जुमरे में लेते हैं। अब जैसे हमने प्रोविजो डिस्कस की है कि इफ द ऑफेंस रिलेट्स टू हर्ट और कत्ल, नो पार्डन कैन बी टेंडर्ड विदाउट द परमिशन ऑफ द विक्टिम और heirs ऑफ द विक्टिम। ये एक लिमिटेशन है सेक्शन पे, दोनों सेक्शंस पे, 337 और 338 पे। And the very nature of the act involved in such cases gives a crystalline indication that tender of pardon to and declaration as approver and accused is an act of the state. अब इसमें फिलोसफी ये है टेंडर ऑफ पार्डन के हवाले से, जिस तरह मैंने पहले बताया कि टेंडर ऑफ पार्डन उस सूरत में करते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टेंसेस में, जब केस के क्लू नहीं मिल रहे, केस की गुत्थियां नहीं निकल रही, कोई पता ही नहीं चल रहा कि किसने कमिट किया है या किस किस बंदे ने कौन कौन सा जो है रोल एट्रीब्यूट किया है या उसमें कंट्रीब्यूट किया है या परफॉर्म किया है। और ये डेक्लरेशन एज ए अप्रूवर उस शरीके जुर्म का, उस एसोसिएट का, उस अकम्प्लिस का, ये जो डेक्लरेशन एज अप्रूवर यानी सुल्तानी गवाह या माफ गवाह है, वो खालिस्तान इज प्योरली इज एन एक्ट ऑफ स्टेट, ये सारा कुछ स्टेट की तरफ से। सच एक्ट इज सब्जेक्ट टू स्क्रूटनी बाय ए जुडिशियल फोरम सब्सिक्वेंटली एट ट्रायल। तो ये जो अब वादा माफ बनाने का ये मकसद नहीं कि वो बिल्कुल वक्जानी रोट हो गया है या बिल्कुल उसको छूट हो गई है, नहीं, उसको तमाम जो सब्सिक्वेंट रेस्ट ऑफ द ट्रायल है उसको फेस करना पड़ेगा, और पूरा जो एक जुडिशियल प्रोसेस है, एक जुडिशियल मैकेनिज्म है, एक जुडिशियल चेक एंड बैलेंस है, जुडिशियल प्लेटफॉर्म और फोरम है, उसकी जो कार्रवाई को उसको अंडरगो करना पड़ेगा, उसको सफर करनी पड़ेगा, एग्री ऑफ द प्रोसीडिंग्स। It is in this background that the legislature has omitted to authorize the trial court or even the court competent to take up with the offence. तो इसी हवाले से इस शिक्ष से जो लेजिस्लेचर ने है उसने ट्रायल कोर्ट को निकाल दिया कि ट्रायल कोर्ट अपना काम करे, वो अपनी प्रोसीडिंग्स को जो है वो कंप्लीट करे। ट्रायल कोर्ट उसी तरह अपनी प्रोसीडिंग्स को फॉर्मुलेट करेगा, उसको ट्राई करेगा, जिस तरह के सपोज करें कि वादा माफ गवाह बने ही नहीं। Section 337 CRPC has specified such authority in unambiguous terms and to the exclusion of all others. Thus, any pardon tendered and the declaration as approver and refused by an other authority is void at an issue. जिस अथॉरिटी को स्टैट्यूटरी लॉ डिक्लेयर कर रहे हैं कि ये अथॉरिटी ये प्लेटफॉर्म ग्रांट ऑफ पार्डन कर सकता है, उसी अथॉरिटी और प्लेटफॉर्म को ये वो राइट है कि वो पार्डन जो है वो ग्रांट करे। थैंक यू वेरी मच।